नमस्कार, आप सभी का द फेडरल देश में स्वागत है। पश्चिम बंगाल के नतीजे जिस तरीके से आए हैं, तमिलनाडु के नतीजे जिस तरीके से आए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक जो है उसको एक बड़ा झटका लगा है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की नजर उत्तर प्रदेश पर है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के सामने बड़ी चुनौती हो गई है। जिस तरीके से ममता की हार हुई है, स्टालिन की हार तमिलनाडु में हुई है, अब यहां से अखिलेश यादव के सामने ये चुनौती है कि वो अपने अलायंस पार्टनर के साथ किस तरीके से समझौता करते हैं, किस तरीके से सीट शेयरिंग को अंजाम देते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक नए दमखम के साथ एक नए चुनौती के लिए बिल्कुल तैयार है। जिस तरीके के प्रधानमंत्री ने कल संकेत भी दे दिए हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से महिला आरक्षण का विरोध किया है, तो महिलाएं उनको सबक सिखाएंगी। आज हम उत्तर प्रदेश की राजनीति पे चर्चा करेंगे, अखिलेश की चुनौतियों पे चर्चा करेंगे, और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ लखनऊ से प्रमोद गोस्वामी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द फेडरल देश में। सुरेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे, जिस तरीके से नतीजे आए बंगाल के, और ये कहा जा रहा कि ममता बनर्जी अगर उनकी हार हुई है तो उसमें उनका अहंकार और जिद एक बड़ा कारण है, लगातार सब तरफ ये बातें कही जा रही हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? आप उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, अगले साल की चुनौती के लिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो कि वहां के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े दल के, किस तरीके से उस चुनौती का अब वो सामना करेंगे? देखिए, हर राज्य की चुनौतियां अलग अलग हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई है, जिस तरीके से धर्म को एक हथियार बनाया है, गैर संवैधानिक रूप से धर्म का इस्तेमाल राजनीति में कर रहे हैं, तो जो लोग धर्म का इस्तेमाल राजनीति में करेंगे वो पाप के भागी होंगे, श्राप के भागी होंगे। ये बात बहुत स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने धर्म के इस्तेमाल की अतिरेक की, और आप देखिए लगातार सरकारें बनाई। 2014 जीते ये लोग, 2017 जीते, 2019 जीते, फिर 2022 भी जीते, और 2024 में आकर के इनको ब्रेक लगा। तो यानी उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति उतार पर है। तो बंगाल को ये किसी भी तरीके से दिखा दें, बंगाल को कहीं पे भी ये कर दे, क्योंकि मार्केटिंग में ये लोग माहिर लोग हैं। इनका जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जिस तरीके के सारे नोएडा के चैनलों पर वो सेक्टर, वो फिल्म सिटी वाला जो सेक्टर है जिसमें तमाम चैनल्स हैं, उन पर कब्जा है। और कोई जोशी जी कहते हैं ना कि हमारा एक पड़ोसी है जिसका नाम जोशी है, जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले हम नहीं बोलेगा। तो ये सब लोग इस तरीके से लगातार एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं हिंदी मीडियम के चैनलों के द्वारा। अब वो नहीं चलने वाला है। अब बंगाल को भी ये कहेंगे, अभी कल कहने लगे कि साहब अखिलेश जी, राहुल जी नारी विरोधी है। अरे शर्म नहीं आती नरेंद्र मोदी जी? जो पार्टी अपने जन्म के 47 साल में अब तक एक महिला अध्यक्ष नहीं दे पाई, जो पार्टी एक भी महिला अध्यक्ष नहीं दे पाई, और 21 राज्य नहीं, अब तो 22 राज्यों में सरकार आ गई है, और एक राज्य में इनकी महिला मुख्यमंत्री है, वो भी अर्ध केंद्र शासित राज्य है। वहां की मुख्यमंत्री की हैसियत एक मेयर से ज्यादा नहीं है, रेखा गुप्ता जी। तो 7 महिलाओं को दीजिए ना मुख्यमंत्री का पद। एक आरएसएस में कोई हेड बनाइए ना महिलाओं को। संघ क्या नाम, ये भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष बनाइए ना महिलाओं को। और हम लोगों ने तो, पूरे विपक्ष ने, और विशेष रूप से राहुल गांधी जी ने 2023 में जब नारी वंदन अधिनियम बिल पास हो रहा था, तब कहा था कि भाई 2024 में से लागू कर दीजिए, संसद के रिकॉर्ड पर है। उस समय ये जो लोग धारा 334 लेकर के आए, उसका ए सेक्शन लेकर के, और कहा कि नहीं, नए परिसीमन, डिलिमिटेशन, इसके बाद हम करेंगे। तो नारी विरोधी कौन हुआ? नारियां जानती हैं अच्छे तरीके से कि नारियों के नाम पर वोटों की कुत्सित राजनीति करने वाले उत्तर प्रदेश में अब उनकी दाल नहीं गलेगी। बंगाल में भी उनकी दाल नहीं गली। बंगाल में भी 100 सीटें का लगभग इन्होंने हेराफेरी की है, ऐसा राहुल जी भी कह रहे हैं, ममता जी भी कह रही हैं। तो बात यहां पर यह है कि उत्तर प्रदेश की चुनौतियां अलग तरीके की हैं और बंगाल की चुनौतियां अलग तरीके की हैं। अभी कुछ दिन पहले श्री राहुल गांधी जी ने अपना अखिलेश जी को जन्मदिन की बधाई देते हुए पीडीए की बात की थी, और उसके बाद अभी कल या परसों में अखिलेश जी, किसी पत्रकार ने, आपके साथी ने सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि भाई, उन्होंने कहा था कि एक फलाना विधायक है, उन्होंने कहा है कि अखिलेश और राहुल जी जहां जहां जाते हैं डुबा देते हैं। तो अखिलेश जी ने जवाब दिया, इस बार हम दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को डुबा देंगे।
तो हम लोग तो एक ही चीज कहते हैं कि दिल्ली में प्रवेश की खातिर, राहुल और अखिलेश की खातिर संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। सुरेंद्र जी, लेकिन बड़ी चुनौती होगी 2027 में सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें, आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर आप लोगों ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी एनडीए की और आप में बहुत ज्यादा का उसमें डिफरेंस नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कॉम्बैट तरीके से आपने देखा चुनाव आयोग का, अगर आप आरोप लगाते हैं वो इस्तेमाल करती है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस का जिस तरीके से बंगाल में इस्तेमाल कर रही है, ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश भी इससे कोई अछूता रह जाएगा, क्योंकि उनको तीसरी बार वापसी करनी होगी। तो इस बीच में आप किस तरीके से सीट शेयरिंग का को आखिरी रूप देंगे? जो गलती ममता ने की, वो गलती उत्तर प्रदेश में ना दोहराया जाए, ये कैसे सुनिश्चित होगा? देखिए, बड़ी स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के सामने भी, आपके सामने भी, और उत्तर प्रदेश के हम कांग्रेसियों के और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने भी स्पष्ट स्थिति है, करो या मरो। नंबर एक, ये नारा मेरा नहीं, इसको आप लिटरल मीनिंग में मत ले लीजिएगा कि भाजपा वाले ले उड़े। मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी नहीं है, बंगाल में सरकार ममता जी की थी। एंटी इनकम्बेंसी हमारे खिलाफ नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। वहां पर पूरा पूरा इन्होंने एक तरीके से सेना को छोड़ करके बंगाल में बाकी सारी चीजें इन्होंने कर दी, कॉम्बैट फोर्सेस, सीएपीएफ, बख्तरबंद गाड़ियां, भाई तोप, टैंक और हवाई जहाज लाने बाकी थे, राफेल राफेल। यहां पर किसके खिलाफ लाएंगे? यहां पर सरकार तो योगी जी की है ना, तो ले आए योगी जी के खिलाफ सर ये सारी चीजें, कौन रोक रहा है? तो उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां बंगाल की परिस्थितियों से बिल्कुल अलग है, इस चीज को सब लोग समझ लें, हमारे कार्यकर्ता भी समझ लें और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी समझ लें और भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता समझ लें। उत्तर प्रदेश में धर्म की राजनीति अब गिरावट पर है, ये भी अपने आप में सच है। 2024 उसका स्पष्ट उदाहरण है। आप कहते हैं कि साहब ज्यादा अंतर नहीं था, मानते हैं ज्यादा अंतर नहीं, और ज्यादा अंतर होना भी नहीं चाहिए। मजबूत लोकतंत्र जो है तभी होता है जब पॉलिटिकल पार्टियां मजबूर हो, और पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करके आप लोकतंत्र मजबूर मत कीजिए, ये मेरी जनता से भी अपील है। तो यहां पर जो सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश में, जो यहां पर सारी चीजें हैं, यहां हर चीज सरकार के खिलाफ है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की। आप इस चीज को देखिए ना, पिछले 10 सालों में वादा किया था 50 लाख नौकरियां पिछले 5 साल में देंगे, दी क्या? 1 GB डाटा पर मंथ फ्री देंगे, दिया क्या? बच्चों को 1 किलो घी फ्री देंगे, दिया क्या? सिलेंडर 5 क्या नाम होली दिवाली फ्री देंगे, दिया क्या? आपके सामने। आप ना नौकरी दी, ना क्या नाम बाकी रोजगार के अवसर दिया क्या? दलितों को पेशाब चटवाया। उत्तर प्रदेश का दलित वर्ग हो, उत्तर प्रदेश का महिला वर्ग हो, एनसीआरबी के आंकड़ों को देख करके स्तब्ध होता है। तो हमारा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में बंगाल की जैसी स्थितियां नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो ममता बनर्जी साहिबा की सरकार नहीं है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, अखिलेश यादव जी की सरकार या कांग्रेस की सरकार नहीं। अब जो आपने आखिरी प्रश्न किया था कि साहब हमारा सीट शेयरिंग कैसे हुआ, तो भाई जैसे सीट शेयरिंग 2024 में हुआ था वैसे हमारा हो जाएगा। हमारे यहाँ 3 लोग बैठेंगे, हम आपको जिम्मेवारी से कहते हैं। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अभिभावक की तरीके से, श्री अखिलेश यादव जी और श्री राहुल गांधी जी, और उठ करके वो जब चलेंगे तो सीट शेयरिंग हो चुकी होगी। उसके लिए परेशान मत होइए, जनता के मुद्दों के लिए परेशान होइए। लेकिन सुरेंद्र जी, हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी जी भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनसे समझते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन आप किस तरीके से देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तमाम राज्यों में जहां चुनाव होता है एक अलग नैरेटिव के साथ आती है। प्रधानमंत्री ने संकेत दे दिया अपने लोगों को कि अब उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी पे जिस तरीके से वो हमलावर हुए, तो यहां से क्या आपको नजर आ रहा, किस तरीके की रणनीति अब अखिलेश यादव को अपनानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही दमखम के साथ उत्तर प्रदेश में मैदान में उतरेगी? मनीष जी, देखिए अभी जो सुरेंद्र जी ने कहा, मैं बहुत कुछ उस बात से मैं सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश और बंगाल में बहुत फर्क है, वहां के राजनीतिक परिस्थितियों में, यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों में। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बंगाल में जीत हासिल की है
उसका कहीं ना कहीं जो उन्होंने रणनीति बनाई, वो चाहे उसके पीछे कारण कुछ भी, उसकी आलोचना कुछ भी की जाए, लेकिन युद्ध में जो है वो सब चीजें क्षम्य होती हैं। तो ये ममता जी भी मुगालते में रहीं और उन्होंने 3 इलेक्शंस के आधार पर ये महसूस किया कि नहीं, अंतर थोड़ा बहुत आ जाएगा लेकिन हरा देंगे, शायद वो गोचा खा गई। सुरेंद्र जी की इस बात से पूरी तरीके से मैं सहमत हूं कि यहाँ की स्थिति जो है वो यहाँ के जातिगत समीकरण बड़े भिन्न हैं और यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी है उसका जो हिंदुत्व का मुद्दा, धर्म का मुद्दा अब यहाँ चढ़ान पे नहीं उतार पर है। ये बात बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन एक बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी जो इंडिया गठबंधन में जो दल शामिल हैं, उनके अपने राज्यों की जो व्यवस्थाएं हैं उसका वो पूरा लाभ उठाती है। अगर आप देख लें तो बंगाल में भी कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन वो कांग्रेस साथ नहीं रही। उन्होंने अपना वहां एक मतलब चुनाव लड़ी, पृथक लड़ी, उसका कहीं ना कहीं नुकसान तो गठबंधन को हुआ, इंडिया गठबंधन को या ममता को। बात अगर उसको उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक ही है। उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था जरूरी है और ये निश्चित रूप से ये तय है कि कांग्रेस और सपा मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा दल समाजवादी पार्टी है और उसके बाद कांग्रेस है। दिक्कत सिर्फ यही है, आपको सुरेंद्र जी ये बात कह रहे हैं, मैं इस ऐसा हो कि खड़गे जी, राहुल जी और अखिलेश मिलकर ये तय करेंगे और उसमें कहीं कोई असुविधा नहीं होगी, दिक्कत नहीं। प्रमोद जी, आपकी आवाज बहुत रुक रुक तक आ रही है, तो थोड़ा सा ऑडियो चेक करके आप फिर से जुड़िए। हम आगे आपसे फिर मुखातिब होते हैं क्योंकि आपकी आवाज रुक कर आ रही है। सुरेंद्र जी से हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुरेंद्र जी, देखिए, जिस तरीके से हमने देखा पश्चिम बंगाल में एक समय ममता आपकी साझेदार थी, उनको सत्ता में पहुंचाने में आप लोगों ने मदद की 2011 में, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को डिच किया, एक बार बार ये चर्चा उठ रही है कि तेजस्वी यादव ने बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर काफी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा। तमिलनाडु में भी देखिए किस तरीके से स्टालिन के साथ सीट शेयरिंग को लेकर आखिरी वक्त तक दिक्कतें हुई। कई लोग आपके चाहते थे कि टीवीके के साथ समझौता हो जाए, लेकिन ये तो है, आप मानेंगे कि जो इंडिया ब्लॉक के पार्टनर्स हैं उनको इस बात से सीख लेनी चाहिए कि अगर सीट शेयरिंग सही तरीके से नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी को तमाम राज्यों में ऐसे ही सफलता मिलती चली जाएगी। हम सीख ले लेंगे, हम आपकी बात मान लेंगे मनीष जी, अब हम पूरी सीख ले लेंगे, चिंता मत कीजिए, हम और कोई गलती नहीं दोहराएंगे। और क्या कह सकते हैं, राजनीति में देखिए 2 चीजें बड़ी आवश्यक है। पहली चीज तो हम इतिहास से सबक लेते हैं और राजनीति आज का वो है, और हम लोगों के समझौते, हम लोगों का दल एक नहीं है, तमाम चीजों में मतांतर होते हैं हमारे, लेकिन हमारे पास उद्देश्य एक है, संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है। इन 2 उद्देश्यों को लेकर के जाति जनगणना करानी है। हम इंडिया गठबंधन के दल पूरी तरीके से एक है। हम लोग आपस में बात करेंगे, हम लोग डेडवुड थोड़ी है, हम लोग एनडीए थोड़ी है कि हम अपनी बात नहीं रख सकते। एनडीए में तो क्या है, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा, खाता ना भाई, जो चचा मोदी कहे वो सही। उन्होंने कहा एक बार कि ओम प्रकाश राजभर को 2 सीट मिलेंगी, संजय निषाद को 5 सीट मिलेंगी, इसको चिराग पासवान को 25 मिलेंगी या कुछ भी मिलेंगी, और नहीं तो हम अपहरण करके नीतीश कुमार जी को दिल्ली ले जाएंगे। वो सब मान लेते, क्योंकि वहां लोकतंत्र नहीं। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ चर्चा होगी, हमारे यहाँ मतांतर होंगे, हमारे यहाँ नाराजगी भी होगी, गुस्सा गुसाई भी होगी, फिर खुश होकर के हम एक मंच पर भी बैठेंगे, फिर हम सीट शेयरिंग भी करेंगे। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप देखिए, हमारे ट्रस्टेड पार्टनर हैं डीएमके वाले। हमारे तमाम लोगों ने मतांतर से कहा कि नहीं साहब, आप विजय के साथ समझौता कर लीजिए। श्री राहुल गांधी जी का नहीं, जो खराब समय में हमारे साथ में खड़ा हुआ है थ्रू स्टालिन, हम उसके साथ समझौता नहीं तोड़ेंगे, और हमने समझौता नहीं तोड़ा। आप इस चीज को देखिए। तो ये चीजें आपको देखनी चाहिए कि लोकतंत्र की खूबसूरती ये है, या लोकतंत्र की खूबसूरती भारतीय जनता पार्टी वाली एक एनडीए की डेडवुड सरकार है, जिसमें
वो लोग कहते हैं कि साहब पीडीपी से हम समझौता करेंगे तो पीडीपी राष्ट्रवादी हो गई, और पीडीपी जब उनके काम की नहीं रही तो पीडीपी देशद्रोही हो गई। त्रिपुरा मोथा पार्टी से उन्होंने समझौता किया, त्रिपुरा में तमाम ऐसे दलों से उन्होंने समझौता किया जो देश विरोधी कार्यों के लिए जाने जाते हैं, जो संविधान नहीं मानते हैं। मेघालय में, मणिपुर में आपके सामने है परिस्थितियां, उन्होंने क्या क्या की है। आप देखिए जेडीयू को किस तरीके से उन्होंने नष्ट किया, शिवसेना को किस तरीके से उन्होंने तोड़ा, अजीत दादा को 60,000 करोड़ का आरोपी बता करके उसके बाद उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया, उनकी पार्टी को तोड़ करके। तो हम भारतीय जनता पार्टी के उस पर नहीं चलने वाले हैं। हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। मतांतर हम संवाद के जरिए अपने विवाद का हल करके समय पर हम समझौते करेंगे। और समझौता, मैंने आपसे जैसे कहा, प्रमोद जी भी हमारे बड़े वरिष्ठ हैं, जानते हैं लखनऊ की राजनीति को, तो समझौते हम बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी का इस बार सुपड़ा साफ होगा। बहुत विश्वास के साथ आप संतोष सुरेंद्र राजपूत जी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यूपी में सुपड़ा साफ होगा। प्रमोद जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? सुरेंद्र जी जितनी बातें कह रहे हैं इतना सरल है जिस तरीके से, क्योंकि कुछ ना कुछ सीट शेयरिंग को लेकर 2024 में भी विवाद था, कांग्रेस ज्यादा सीटें चाहती थी, अखिलेश यादव उतना देने को तैयार नहीं थे, लेकिन 2027 में आपको क्या लगता है, क्या आप अखिलेश यादव जिस तरीके से ममता की हार हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं उनको समझौता करना होगा? क्या समझ में आ रहा है आपके? नहीं मनीष जी, निश्चित रूप से बंगाल के बाद सारे दलों को जो इंडिया गठबंधन के हैं उनको पुनर्विचार तो करना होगा। लेकिन सुरेंद्र जी जो एक बात कह रहे हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली से चलते हैं इंडिया गठबंधन के लोग, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ठीक है। लेकिन आप ये सुरेंद्र जी क्यों भूल जाते हैं कि आपका मुकाबला किससे है, जिसका कि इससे कोई लेना देना नहीं। तो फिर आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा या इस पर विचार गंभीरता से करना पड़ेगा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए है, जो भी होता है, जो भी सेटलमेंट हो, सीटों का हो या अन्य मुद्दों को लेके हो, वो अंदर बैठ के तय कर लेते हैं, बाहर कोई चीज नहीं आती है। दुर्भाग्य ये है कि आप लोगों के बीच में एक मतलब धुंध खिंच जाता है, तलवारें खिंच जाती हैं, फिर ये एक नैरेटिव बन जाता है कि नहीं हम मिलकर नहीं लड़ेंगे। इसका भारतीय जनता पार्टी पूरा फायदा उठाती है और ये एक परसेप्शन बनाती है कि ये लोग आपस में ही नहीं एक है तो आगे क्या करेंगे, तो उसका कहीं ना कहीं आपको नुकसान होता है। तो जब अगर जैसा कि सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि हम आपस में बैठ के तीनों तय कर लेंगे, अगर ये विद इन रूम अगर ये तय हो जाएगा, जो भी अपने वैचारिक मतभेद हो वो विद इन रूम अगर तय हो जाएंगे तो बाहर परसेप्शन गलत नहीं जाएगा। लेकिन दिक्कत ये नहीं है, पिछले कई इलेक्शन से ये हो रहा है कि सीटों को लेके कहीं ना कहीं ये परसेप्शन बन रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा लाभ ले रही है कि ये आपस में सीटों के लिए सर प्रोवोल कर रहे हैं, ये सरकार क्या चलाएंगे। तो ये परसेप्ट और भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसका और कोई काम नहीं है, वो सिर्फ आपके निगेटिव पॉइंट्स को लेके वो पूरी तरीके से, और राजनीति परसेप्शन की होती है और ये परसेप्शन बना देती है कि आप जो है नाकारा हैं। तो इन चीजों से आपको लेसन लेना होगा, बचना होगा, और तभी आप यहाँ। और दूसरी मनीष जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति बिल्कुल अलग है। यहाँ सीधी लड़ाई जो है वो सपा और कांग्रेस गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस बीच में कांग्रेस ने भी अपनी स्थिति में कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर कुछ सुधार किया है, कुछ उसमें कार्यकर्ता जुड़े हैं। कांग्रेस कार्यालय में चहल पहल दिखाई दिए, वहां पर लोगों का आवागमन शुरू हुआ, पहले तो ये भी नहीं था। तो निश्चित रूप से अगर ये दोनों लोग ईमानदारी से और अगर पूरी ताकत से लड़ जाएंगे। एक दिक्कत और भी है, मैं आपको बताऊं, जो पिछले इलेक्शनों का मेरा अनुभव है कि वहां जो कांग्रेस का प्रत्याशी होता है, कांग्रेस पूरी ताकत वहां लगा देती है, समाजवादी पार्टी का जो होता है वो वहां लगा देती है, दिखाने के लिए बाहर तो दिखाई देता है कि मतलब हम साथ में हैं, लेकिन उस प्रत्याशी के लिए पूरे भरपूर या पूरे जी के साथ या पूरे मन के साथ, तन के साथ जो है वो एफर्ट्स नहीं किए जाते हैं। और अगर ये एफर्ट्स नहीं होंगे तो फिर एक दिक्कत होगी। वरना जो यहाँ इस समय एक भारतीय जनता पार्टी के को लेके जो परसेप्शन बना हुआ है, मुझे लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने बुद्धिमत्ता से और उन्हीं की रणनीति से
अगर काम किया कि कोई चीज बाहर नहीं आने दी, अंदर ही बैठ के तय कर लिया, तो मुझे लगता है कि लड़ाई अच्छी होगी। और मतलब यहाँ ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि बंगाल जैसा रिपीट कर देंगे, ये आसान नहीं होगा। दूसरी बात एक और भी है मनीष जी, कि यहाँ इस समय भारतीय जनता पार्टी में भी कहीं ना कहीं इंटरनल कुछ ना कुछ वो बाहर, क्योंकि उनके यहाँ जो भी कुछ होता है बाहर नहीं दिखाई देता, वो सब अंदर ही जो भी कुछ है वो हो जाता है। तो इसलिए उसको मतलब वहां भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को लेके और केंद्र के बीच में लेके, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों को लेके, हालांकि 2-3 दिन में मंत्रिमंडल का फेरबदल होने जा रहा है, तो संगठनात्मक ढांचे में भी बदलाव होने को है। देखते हैं कि इसमें क्या चीजें उथल पुथल होती हैं और क्या चीजें बनती हैं, ये भी एक देखने का विषय होगा। लेकिन उसके बावजूद यहाँ चुनाव बहुत दिलचस्प होगा और मुझे लगता है कि विपक्ष जो है वो बंगाल के उससे लेगा, क्योंकि पूरे देश में अगर आप देख लें तो मायावती से अकेले और जीदारी से लड़ने में सिर्फ ममता बनर्जी थी, और उनको उन्होंने किस ढंग से, हाँ ये बात सही है कि यहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, विपक्ष की नहीं है, तो वो भी उसका एक लाभ मिलेगा। यहाँ अगर ये आपसी और ईमानदारी से अगर चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कठिनाई होगी। बिल्कुल कठिनाई होगी। प्रमोद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और क्योंकि थोड़ी सी वीडियो में आपके और ऑडियो में दिक्कतें आ रही थी, तो हम किसी और दिन बेहतर जिस दिन नेटवर्क होगा तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन आपने बहुत ही बड़ी बात कह दी कि भारतीय जनता पार्टी से जिस तरीके से वो चुनौती लेकर आने वाली है अखिलेश यादव और कांग्रेस के लिए, उसी दमखम के साथ उनको लड़ना होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, आज आपने देखा उत्तर प्रदेश को लेकर हमने चर्चा की, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता की हार हुई है, 15 साल से मुख्यमंत्री थी, उनका किला ढह गया। अब भारतीय जनता पार्टी की नजर उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि 2029 में दिल्ली का रास्ता अगर फिर से चौथी बार अगर प्रधानमंत्री मोदी को तय करना है तो वो उत्तर प्रदेश से ही होकर आता है, वहां पे उसको सफलता हासिल करनी ही होगी। तो इसी पे आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।